Good morning, everyone. Welcome back to the next tutorial of chapter number 1, class 12th, relation and function. So I will discuss this question from NCERT, question number 1, fifth part. It has a slightly different concept. In this, relations are given within the human beings. So how can we write and solve these type of questions? Let us discuss that, right? हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियोस में, लेक्चर्स में, कि रिलेशन को हम कैसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करते हैं. अप्रोच हमारी वही रहेगी, बट पहले एक बार हम पढ़ते हैं हमारा फर्स्ट रिलेशन है क्या. एक्स और वाई ऑब्वियसली क्या है, एक्स और वाई इस सेट के एलिमेंट है. और सेट कौन सा, कहाँ से ले रहे हैं बेटा, ए सेट है जिसमें सारे ह्यूमन बींग्स आ रहे हैं एक पर्टिकुलर टाउन्स में. और एक्स और वाई क्या है, उनमें रिलेशन क्या है कि इस रिलेशन के अंदर वो वाले दो एलिमेंट आएंगे, यानी वो दो पर्सन आएंगे जो सेम जगह काम करते हैं. कंडीशन इज एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस. तो इनको हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव कैसे चेक करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट विद रिफ्लेक्सिविटी. कि रिफ्लेक्सिव कैसे है, ठीक है. रिफ्लेक्सिव कैसे स्टार्ट करते हैं, तो कैसे हमने यूज किया था. सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट आर बी रिफ्लेक्सिव. वी अज्यूम दैट आर रिफ्लेक्सिव है, यही है था हमने. एंड वी नो दैट इफ आर इज रिफ्लेक्सिव देन एक्स कॉमा एक्स मस्ट बिलोंग्स टू आर, यानी एक्स कॉमा एक्स उसके अंदर आएगा. अब कंडीशन क्या है कि जो दो एलिमेंट एक्स और वाई आ रहे हैं वो सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं. तो इस स्टेटमेंट को हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों एलिमेंट एक्स हैं, तो हम लिखेंगे एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस. तो ऑब्वियसली एक्स तो एक सिंगल पर्सन है, तो वो अपने जहाँ वो काम कर रहा है वहीं वो काम करे. मीन्स एक्स एंड एक्स ऑब्वियसली वर्क एट द सेम प्लेस. तो आप कहेंगे विच इज़ ट्रू, क्योंकि वो एक सिंगल पर्सन है, विच इज़ ट्रू. अब मेरी बात समझ पा रहे हैं कि मैं बोलूँ कि मैं जहाँ काम कर रहा हूँ मैं वही अपने साथ ही काम कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली वो तो ट्रू है. जहाँ मैं काम कर रहा हूँ मैं वहीं तो काम कर रहा हूँ, यानी मैं और मैं काम कर रहे हैं सेम जगह, तो विच इज़ ट्रू. तो इसका मतलब क्या हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव, यानी हमारी अजम्पशन ठीक है और ये रिफ्लेक्सिव है. फिर इसमें चलते हैं सिमेट्रिक कैसे करते थे. अगर आपको याद हो सिमेट्रिक एक बार रिकॉल करिए. सिमेट्रिक था कि इफ एक्स वाई इज देयर देन वाई एक्स इज ऑल्सो देयर. अगर एक्स वाई जहाँ पे है तो वाई एक्स भी होगा. तो बेसिकली हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें था कंडीशन एक्स इक्वल टू वाई, तो बिल्कुल वैसी ही कंडीशन है, ठीक है ना. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर. एक्स वाई आर के एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, वर्क एट द सेम प्लेस. अब जैसे मान लेते हैं कि भी एक जगह है जहाँ पे एक्स और वाई एक जगह काम कर रहे हैं, तो इसलिए अगर एक्स वाई एक जगह काम कर रहे हैं तो हम इसको ऐसे भी तो रिफ्रेम कर सकते हैं स्टेटमेंट के, वाई एक्स भी सेम जगह काम कर रहे हैं, उसी रूम में है जहाँ पे एक्स और वाई है, उसी रूम में वाई और एक्स भी है. तो हम कहेंगे इसका मतलब हो गया वाई एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस. इसका मतलब हो गया कि वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर हो गया, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, वाई एक्स बिलोंग्स टू आर है. और ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट हर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए सेट के लिए है, राइट. यहाँ पे दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए सेट, राइट. तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, वाई एक्स बिलोंग्स टू आर है. इसका मतलब आर इज सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक बात है. तो इस तरह से हम कर सकते हैं. हम चलते हैं ट्रांजिटिव पे. ट्रांजिटिव कैसे करेंगे बेटा, लेट अस डिस्कस दैट. ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं. तो ट्रांजिटिव में हमें दो अजम्पशन लेनी होती है. लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर. इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट वाले का एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस. ठीक बात है बेटा, एक्स और वाई सेम जगह काम कर रहे हैं. तो मान लेते हैं एक रूम है या एक जगह है, ऑफिस है, जिसमें एक्स और वाई एक जगह काम कर रहे हैं. और यहाँ से क्या मिल रहा है,
y and z work at the same place. कि y और z सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, यहाँ से मिल रहा है x और y सेम जगह काम कर रहे हैं और यहाँ से y z, तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या होगा, x y z तीनों एक ही जगह काम कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं दिस इंक्लूड x and z वर्क एट द सेम प्लेस। और अगर x और z सेम जगह काम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, x कॉमा z बिलोंग्स टू r, राइट। अब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर था, वाई जेड बिलोंग्स टू आर था, तो उसके बेस पे एक्स और जेड सेम जगह काम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, आर इज ट्रांजिटिव हो गया। ट्रांजिटिव की रिलेशन कंडीशन थी ना कि एक्स वाई आए और वाई जेड आए तो एक्स जेड आना चाहिए, राइट। और ऑब्वियसली दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर सेट ए। अब क्योंकि आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो ये कैसा रिलेशन होना चाहिए, ये होना चाहिए इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आप लिखेंगे एज आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, so R is an equivalence relation. In this way we can represent the information, right। तो इस तरह से लिखते हैं, बेसिकली लिखना आपको आना चाहिए, राइट। अब चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नेक्स्ट था कि एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। अभी वर्क कर रहे थे, अब लिव कर रहे हैं, यानी ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन आएगा। कैसे लिखते हैं, एक बार मैं लिखने का तरीका फिर से डिस्कस कर लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा। रिलेशन आर है, एक्स एंड वाई आर द एलिमेंट ऑफ आर बिलोंग्स टू आर विद दिस कंडीशन, द फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन लिव इन द सेम लोकेलिटी। राइट, देखते हैं रिफ्लेक्सिव कैसे करेंगे। कैसे हमने अज्यूम किया था, हमेशा हम रिफ्लेक्सिव को मान के चलते हैं, तो बिल्कुल उसी अप्रोच से लेट आर बी रिफ्लेक्सिव, मान लेते हैं आर रिफ्लेक्सिव है। और अगर आर रिफ्लेक्सिव है बेटा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, एंड बाय दिस कंडीशन द फर्स्ट पर्सन एंड द सेकंड पर्सन लिव इन द सेम लोकेलिटी। इसका मतलब क्या हो गया, इफ एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर देन एक्स एंड एक्स मस्ट लिव इन द सेम लोकेलिटी। ऑब्वियसली इट इज ट्रू, है ना। मैं बोलूँ कि मैं जहाँ क्या रहता हूँ ना, मैं वहीं रहता हूँ, तो ऑब्वियसली ट्रू है भाई, ये तो थोड़ा सा मजाक वाली बात हो गई, बट हाँ ऑब्वियसली सही रहेगी, है ना। जैसे आप जहाँ रहते हैं आप वहीं रहते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, एक्स एंड एक्स तो सेम पर्सन है, तो वो वहीं रहेगा जहाँ वो है, तो ऑब्वियसली इसका मतलब हो गया इट इज़ ट्रू। सो आप कहेंगे विच इज़ ऑलवेज ट्रू। सो आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक कैसे करेंगे बेटा, सिमेट्रिक में हम क्या करते हैं, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। एक्स और वाई, इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स एंड वाई सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। अब हम ऐसे कह सकते हैं बेटा कि जिस भी लोकेलिटी में एक्स और वाई रह रहे हैं, तो इसलिए वाई और एक्स भी सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं, क्योंकि वो सेम है, सिर्फ हम स्टेटमेंट को रीफ्रेम कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज वाई एंड एक्स ऑल्सो लिव इन सेम लोकेलिटी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर हो गया, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर था, वाई एक्स का बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर इज सिमेट्रिक। आर रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी है। अब चलते हैं ट्रांजिटिव वाले पार्ट पे।
ट्रांजिटिव कैसे लेंगे बेटा? लेट x, y बिलोंग्स टू r एंड yz बिलोंग्स टू r। तो केस मान लिया हमने। इससे क्या मिला हमें कि x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी और सेकंड से क्या मिला बेटा? y एंड z लिव इन द सेम लोकेलिटी इसका मतलब क्या हो गया कि x जहाँ काम कर रहा है वहीं y काम कर रहा है और जहाँ y काम कर रहा है वहीं z कर रहा है। तो इसका मतलब x और z सेम जगह काम कर रहे हैं। सो x एंड z लिव इन सेम लोकेलिटी, कह सकते हैं बेटा। तो इसका मतलब क्या हो गया? x, z बिलोंग्स टू r हो गया। तो r इज ट्रांजिटिव आ गया। तो r रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो दिस इम्प्लाइज r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो r जो होगा वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा बेटा, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। कैसे लिखना है इनको, इसका नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, एक बार देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या था। इसका कंडीशन क्या है कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। एक बार जैसे ही क्वेश्चन माइंड में आया तो आपको एक बार स्ट्राइक करना चाहिए कि क्या ये होगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। देखते हैं बेटा। रिलेशन में लिख देता हूँ। r है x, y आर द टू पर्सन एंड x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, यानी x की जो हाइट है वो y से 7 ज़्यादा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि x इक्वल टू वाई प्लस 7। इससे हमें एक्सप्लेन करना आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे नहीं तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, हाइट ऑफ x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन हाइट ऑफ y, ऐसे भी लिख सकते हैं। इससे आपकी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी, राइट। रिफ्लेक्सिव कैसे लिखेंगे? रिफ्लेक्सिव हम कैसे करते हैं? हम लेट करते हैं, लेट आर बी रिफ्लेक्सिव। और अगर रिफ्लेक्सिव है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होती है हमारी कि x, x बिलोंग्स टू r होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? x इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो जाएगा, 7 हो जाएगा, सॉरी, कि x और y अगर आते हैं तो x इक्वल टू वाई प्लस 7 आता है। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाइट ऑफ x इज इक्वल टू हाइट ऑफ x प्लस 7। ये कैसे पॉसिबल है ना? ये अगर काट भी तो 0 इक्वल टू 7 आ जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो कहेंगे ये तो पॉसिबल ही नहीं है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। So means our assumption is wrong, means R is not reflexive। ये वाला जो केस होगा बेटा, ये ना तो रिफ्लेक्सिव आएगा, ना सिमेट्रिक आएगा, ना ट्रांजिटिव। आई होप कि आप इसको माइंड में फटाफट ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। सिमेट्रिक क्यों नहीं आएगा? देखिए, लेट x, y बिलोंग्स टू r। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x जो है y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, यानी इसका मतलब y जो है वो x माइनस 7 है। तो इसका मतलब y x प्लस 7 तो नहीं है ना, क्योंकि x प्लस 7 होता तभी तो y कॉमा x आता है, यानी y कॉमा x नॉट बिलोंग्स टू r है। इसका मतलब r इज नॉट सिमेट्रिक, r सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। ठीक बात है, देखें आप इसको। अब चलते हैं ट्रांजिटिव वाले पार्ट पे। ट्रांजिटिव पे तो लेट करेंगे, लेट x, y बिलोंग्स टू r, y, z बिलोंग्स टू r। अब अगर x, y बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब क्या हो गया? x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, y, z बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब y जो है z से 7 सेंटीमीटर टॉलर है। अब मैं y की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा अगर, तो क्या होगा? x क्या आ जाएगा? y की जगह पुट करूँगा z प्लस 7 और प्लस 7।
तो x आ जाएगा z प्लस 14, इसका मतलब x z से 14 सेंटीमीटर टॉलर है, राइट। तो इसका मतलब, और हमारे तो स्टेटमेंट थी एग्जैक्टली 7 होना चाहिए, अगर होता ना एटलीस्ट 7 तो फिर तो ये हो जाता, बट उसमें लिखा है एग्जैक्टली 7, तो ये तो हम कहेंगे इसका मतलब x जो है वो z प्लस 7 तो नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली मतलब 7 ही आना चाहिए था यहाँ पे, तो विच इज़ रॉन्ग, सो नॉट ट्रू। नॉट ट्रू मीन्स कि x, z r के अंदर नहीं आ रहा, तो r इज नॉट ट्रांजिटिव, तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, और ना ये ट्रांजिटिव है। ठीक है बेटा, चलें, तो इस तरह से हमने अजम्पशन ले लिया ना, जब इसको रिप्रेजेंट कर दिया x प्लस 7 से, तो लिखने की तरीका ज़्यादा इजी हो गया, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था आपको। नेक्स्ट चलते हैं, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। क्यों क्वेश्चन गुड है बेटा? इसमें ट्रांजिटिविटी वाला जो क्वेश्चन है वो प्रॉब्लम कर सकता है, मैक्सिमम स्टूडेंट इसको गलत करते हैं, और कई बार टीचर्स को भी कन्फ्यूजन होती है कुछ। ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, बट हाँ कन्फ्यूजन होती है, तो थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है ट्रांजिटिव वाले पार्ट में। एक बार देखते हैं बेटा, यहाँ पे कंडीशन क्या है कि x इज वाइफ ऑफ y, यानी फर्स्ट पर्सन, इसको ऐसे समझते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। द फर्स्ट वन इज द वाइफ ऑफ y, जो फर्स्ट पर्सन है वो सेकंड की वाइफ होगी, यानी कह सकते हैं कि इसमें हम अगर हम बोले तो इसमें जैसे मान लेते हैं अगर आप इस टाउन में रहते हैं तो आपकी मदर और फादर वाला रिलेशन इसके अंदर आएगा, ठीक है ना, बट फादर मदर वाला रिलेशन इसके अंदर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वन इज दी वाइफ ऑफ सेकंड, ठीक है। तो इस लॉजिक को मैं आपको हिंट दे दिया है, तो इस लॉजिक को हम लेके चलेंगे, ठीक है बेटा। रिफ्लेक्सिव, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? तो हम वैसे ही लेट करते हैं, लेट आर बी रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव होगा तो हम रिफ्लेक्सिव है, तो इसका मतलब x, x बिलोंग्स टू r होना चाहिए बेटा। इसका मतलब x इज वाइफ ऑफ x। अब कोई भी अपनी वाइफ तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर x वाइफ है तो अपनी कैसे हो सकता है ना, तो विच इज़ रॉन्ग। ये तो एक तरह से मजाक वाली बात हो गई, ये पॉसिबल ही रिलेशन ही नहीं है, कुछ बात ही नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि हम रिलेशंस की बात करें तो रिलेशन मीन्स एक कुछ आधार रिलेशन होना चाहिए एक दूसरे के साथ, वो तो हो नहीं रहा आप, ठीक है। तो विच इज नॉट पॉसिबल, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक भी आई होप आपके माइंड में आ गया होगा कि सिमेट्रिक क्यों नहीं है। मेन इसमें हमें ध्यान देना है ट्रांजिटिव वाले पार्ट पे बेटा, ठीक है। तो सिमेट्रिक कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे लेट x, y बिलोंग्स टू r। इसका मतलब x इज वाइफ ऑफ y। इसका मतलब क्या हुआ कि x फीमेल पर्सन है और y मेल पर्सन है। तो अगर x y की वाइफ है तो इसका मतलब y इज हस्बैंड ऑफ x। इसका मतलब y x की वाइफ तो कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि y तो हस्बैंड है। y is not the wife of x। इसका मतलब क्या हो गया? y x तो आ ही नहीं सकता, तो x y आ रहा था बट y x नहीं आ पा रहा, सो हम कह सकते हैं r इज नॉट सिमेट्रिक, r सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है ना बेटा। अब चलते हैं ट्रांजिटिव वाले पार्ट पे। क्या ये ट्रांजिटिव है? ठीक है। अब ट्रांजिटिव के लिए हम हमेशा क्या करते हैं? हम एक्स वाई और वाई जेड मानते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ से ध्यान से देखिएगा, हमने माना कि एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर है। इसका मतलब एक्स इज ए वाइफ, इज दी वाइफ ऑफ वाई, एक्स वाई की वाइफ है, ठीक बात है। इसका मतलब एक्स फीमेल पर्सन है और वाई मेल पर्सन है। तो अब हम इसके बाद हमेशा मानते हैं y, z बिलोंग्स टू r। तो बेटा यहाँ पे ना y, z तो r के अंदर आ ही नहीं सकता, क्योंकि
एक्स वाई अगर आ रहा है तो वाई एक्स क्यों नहीं आ सकता, उसके पीछे रीज़न, अगर मैं मानूँ कि वाई और एक्स बिलोंग्स टू आर है, वाई जेड बिलोंग्स टू आर है, मीन्स वाई इज वाइफ ऑफ जेड, बट वाई तो मेल पर्सन है, तो मेल पर्सन वाइफ कैसे हो सकता है, वाइफ ऑब्वियसली रिलेशन डिफाइन किया गया फीमेल पर्सन के लिए, ठीक है ना। तो मेल पर्सन कैन नॉट बी अ वाइफ ऑफ जेड, तो आप कहेंगे कि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वाइफ इज अ वाइफ ऑफ जेड, ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वाई इज अ मेल पर्सन, सो वाई कांट बी वाइफ ऑफ जेड। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर आ रहा है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर आ रहा है, ठीक है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर आ रहा है, बट वाई जेड नॉट बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर नहीं है। तो याद आपको ट्रांजिटिविटी की पहली कंडीशन कि इसमें दो केस होते थे कि अगर एक्स वाई आ रहा है और वाई जेड आ रहा है तो एक्स जेड होना चाहिए, नहीं तो एक और कंडीशन थी कि अगर हम कॉन्जिक्यूटिव पेयर ही नहीं ढूंढ पा रहे, मीन्स एक्स वाई है और वाई जेड नहीं है, तो उसको हम ट्रांजिटिव मानते थे। तो ये वही क्वेश्चन है बेटा कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर आ रहा है बट वाई जेड नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब आर इज ट्रांजिटिव, तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। तो आर जो है बेटा ट्रांजिटिव हो जाएगा क्योंकि इसमें वाई जेड बिलोंग्स टू आर नहीं होगा, ठीक बात है। लास्ट पार्ट पे चलते हैं। लास्ट पार्ट था बेटा फादर वाला है, एक बार जो हम चेक कर लेते हैं, फादर है, रिलेशन क्या है, एक्स इज ए फादर ऑफ वाई। तो जैसे हमने वाइफ वाला क्वेश्चन कराया है बिल्कुल हम उसी तरह से इसको अब वाइफ वाले फादर वाले क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इस ट्यूटोरियल का, रिलेशन क्या है, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई। आई थिंक अब आपको इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं तो आपको समझ आ गया होगा ये रिलेशन जो हम करेंगे ना बेटा, ना तो रिफ्लेक्सिव आएगा, ना सिमेट्रिक आएगा, ना ट्रांजिटिव आएगा, क्योंकि वन वे रिलेशन है। कैसे है एक बार देखें, फटाफट देखते हैं इसको। रिफ्लेक्सिव कैसे लेते हैं आप, लेट आर बी रिफ्लेक्सिव, तो अगर आर रिफ्लेक्सिव है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब फर्स्ट वाला पर्सन सेकंड का फादर है, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स इज फादर ऑफ वाई, तो यानी एक्स इज फादर ऑफ एक्स। रिलेशन बेसिकली क्या है कि फर्स्ट वन इज फादर और सेकंड वन उसका चाइल्ड है। तो ये बड़ा एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर का मतलब हो गया एक्स अपना ही फादर है, कोई भी अपना फादर कैसे हो सकता है, तो ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट ट्रू, हर एक जनरलाइज केस में तो नहीं हो सकता भी, ठीक बात है। तो एक्स अपना फादर नहीं हो सकता, कोई भी अपना फादर नहीं हो सकता, विच इज नॉट ट्रू। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक पे चले, सिमेट्रिक में क्या होता था, हम एक्स वाई बिलोंग्स टू आर मानते थे और चेक करते थे वाई जेड आ रहा कि नहीं आ रहा। सो इसका मतलब एक्स इज फादर ऑफ वाई, तो एक्स वाई के फादर है, पापा है, तो वाई क्या हुआ, वाई उसका या तो सन होगा या डॉटर होगी। इसका मतलब क्या हो गया, वाई इज सन या डॉटर ऑफ एक्स। इसका मतलब वाई फादर तो नहीं हो सकता ना, वाई इज नॉट फादर ऑफ एक्स, हमें तो फादर से रिलेशन से मतलब है। इसका मतलब वाई अगर एक्स के फादर नहीं है तो इसका मतलब वाई और एक्स इस रिलेशन में नहीं आ सकते, क्योंकि इस रिलेशन में तो वही एलिमेंट आएगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आर इज नॉट सिमेट्रिक, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ये सिमेट्रिक भी नहीं है। लास्ट पार्ट पे चलते हैं, ट्रांजिटिव वाले पार्ट पे। ट्रांजिटिव होगा क्या, ट्रांजिटिव में हम दो कंडीशन लेते हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर और वाई जेड बिलोंग्स टू आर। तो अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है इसका मतलब एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स वाई के फादर है, और यहां से क्या मिल रहा है, वाई इज फादर ऑफ जेड। रिलेशन आप समझ पा रहे हैं, एक्स वाई के फादर है, एक्स वाई के फादर है, और वाई जो है वो जेड के फादर है।
यानी एक तरह से x इज द ग्रैंड फादर ऑफ z, x एक तरह से z के दादाजी हो गए। जैसे मान लेते z आप हो, आपके फादर है y और y के फादर क्या हुआ, आपके दादाजी, यानी ग्रैंड फादर। तो इसका मतलब क्या हो गया, x इज ग्रैंड फादर ऑफ z, राइट। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो अपने दादा को बड़े पापा कहता हूँ, बड़े पापा इज डिफरेंट थिंग। रिलेशन तो फादर का नहीं है बेटा, दादाजी भी दादाजी, तो फादर तो नहीं, हमें यहाँ पे रिलेशन बनाना फादर है कि नहीं है। तो कहेंगे एक्स अगर वाई के फादर है, वाई और जेड, वाई जेड के फादर है, तो एक्स इज द ग्रैंड फादर ऑफ जेड। तो एक्स इज नॉट फादर ऑफ जेड, हम उसको कहने पे नहीं कह सकते, रिलेशन तो फादर और ग्रैंड फादर इज डिफरेंट। तो एक्स इज नॉट फादर ऑफ जेड, तो इसका मतलब एक्स कॉमा जेड नॉट बिलोंग्स टू आर हो गया। सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, तो ये आर ट्रांजिटिव भी नहीं है, राइट। तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आए तो बेसिकली हमें लिखना कैसे है, दैट इज द मेन थिंग। तो उसके लिए हमने ये क्वेश्चन किया। आप इन सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करिए, खुद अपने आप प्रैक्टिस करके देखिए, राइट योर ओन। और फिर भी कोई डाउट है देन यू कैन आस्क मी, राइट। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, और कोई डाउट हो तो सेंड मी योर डाउट्स। थैंक यू सो मच।